नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह शिक्षा विद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, वो है शिक्षा के अभिकरण के रूप में एक औपचारिक शिक्षा का एक प्रमुख अभिकरण है विद्यालय। विद्यालय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि विद्यालय क्या है। ये औपचारिक शिक्षा का सबसे प्रमुख अभिकरण होता है। इससे पहले हमने औपचारिक शिक्षा पर चर्चा की थी। एक अभिकरण के रूप में, शिक्षा के एक अभिकरण के रूप में विद्यालय यानी स्कूल की क्या ज़रूरत होती है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। किस तरह से हमारी शिक्षा को प्रभावित करता है। तो जॉन डीवी की एक परिभाषा है, विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय समाज का लघु रूप है। इसी से हम चर्चा करना शुरू करने जा रहे हैं। विद्यालय शिक्षा की अवधारणा के साथ ही विद्यालय अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। जब से हमने शिक्षा के बारे में सोचा तभी से विद्यालय की परिकल्पना शुरू हुई है। हमारी विश्व की सबसे प्राचीन शिक्षा व्यवस्था भारतीय शिक्षा प्रणाली थी, जिसको वैदिक शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। वैदिक काल में ही विद्यालय की परिकल्पना की गई थी, लेकिन वर्तमान समय की तरह वहाँ पर विद्यालय नहीं थे। जो उस समय विद्यालय होते थे वो ऋषि आश्रमों में चलते थे, गुरु के ग्रहों पर चलते थे। और प्राथमिक शिक्षा उस समय जो बच्चों की होती थी वो घरों पर ही हो जाती थी विद्यारंभ संस्कार के द्वारा। उसके बाद जब प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जाती थी तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर 8, 11 और 12 वर्ष की अवस्था पर होने पर उनको गुरुकुलों में प्रवेश दिया जाता था। ये गुरुकुल प्रकृति के प्राकृतिक वातावरण में, शांत वातावरण में, किसी नदी के या किसी वन में स्थापित होते थे। यहीं पर शिक्षा की व्यवस्था की शुरुआत होती थी। यही उस समय के जो गुरुकुल थे, टोल थे, चरण थे, घटिका थी, ये सब उस समय वैदिक काल के विद्यालय थे। ठीक, धीरे धीरे वैदिक काल के बाद बौद्ध काल आया। बौद्ध काल में विद्यालयों का स्वरूप बदला। वैदिक काल में जहाँ गुरुकुल थे, टोल, चरण, घटिका ये विद्यालय थे, वैसे ही बौद्ध काल में विद्यालयों का स्वरूप बदल गया। मठ और विहार के रूप में विद्यालय विकसित हुए। ये धार्मिक केंद्र थे, हालांकि बौद्धों के धार्मिक केंद्र थे मठ और विहार, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे करके विद्यालय का स्वरूप ले लिया था मठ और विहारों में। तो प्राथमिक और उच्च शिक्षा और इसके साथ साथ भिक्षुक शिक्षा, ये तीनों प्रकार की शिक्षाएं जो बौद्ध काल में दी जाती थी वो मठ और विहारों में ही दी जाती थी। इसके बाद स्वरूप बदला, मध्यकाल आया। मध्यकाल में भी विद्यालयों का स्वरूप बदल गया। मध्यकाल में इनको मकतब और मदरसों के नाम से जाना गया। मकतब जो थे वो प्राथमिक शिक्षा केंद्र थे और मदरसे जो थे वो उच्च शिक्षा के केंद्र थे। ठीक, तो इस तरह से विद्यालयों का एक क्रम शुरू होता है। धीरे धीरे स्वरूप बदलता चला जाता है। पहली बार फिर आधुनिक भारत में बात करें तो पहली बार जो 4 सूत्र का घोषणा पत्र आया 1854 में, उसमें एक कई तरह से विद्यालय के कई स्तर बताए गए, जिसमें प्राथमिक और मिडिल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और कॉलेज और विश्वविद्यालय, इस तरह के विद्यालय की बात की गई। इस स्तर पर विद्यालय खोलने की बात की गई। ठीक, वर्तमान समय में हम बात करें, राजनीतिक जागरूकता के कारण सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और आज हम जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं। और इस व्यवस्था में नई पीढ़ी को शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व हो गया। राज्य का प्रमुख कार्य सुनिश्चित कर दिया गया है। इसलिए राज्य द्वारा संपूर्ण देश में विभिन्न प्रकार के विद्यालय खोलने की बात की। हमारा संविधान जब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उस समय हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्यों को ये संविधान निर्देश दे रहा था कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर प्रत्येक राज्य का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रत्येक 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान करेगा। इसके तहत शिक्षा की शुरुआत होती है। बाद में 42वें संविधान संशोधन, उस समय जब संविधान लागू हुआ तो शिक्षा राज्य सूची का विषय था, राज्यों की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ तो शिक्षा समवर्ती सूची में चली गई। अब राज्य और केंद्र दोनों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो गया। तो इस तरह से विद्यालय का स्वरूप लगातार बदलता रहा। प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ठीक, और हायर एजुकेशन, इस तरह से विद्यालय का स्वरूप बदला। इसके साथ साथ व्यावसायिक विद्यालय खुले, तकनीकी विद्यालय खुले और भी
कई तरह से विद्यालय का स्वरूप बदला। तो आज हम चर्चा करते हैं कि विद्यालय क्या है और इसकी उपयोगिता, इसकी आवश्यकता, इसका महत्व क्या है, इसी पर चर्चा करते हैं। जे.एस. रास महोदय का कहना है, जे.एस. रास महोदय कहते हैं कि विद्यालय वे संस्थाएं हैं, विद्यालय रास के अनुसार विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मानव ने, विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मानव ने इस दृष्टि से स्थापित किया, जिनको सभ्य मानव ने इस दृष्टि से स्थापित किया कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। फिर से एक बार सुन लीजिए। रास के अनुसार विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मानव ने, विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मानव ने इस दृष्टि से स्थापित किया कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले, बालकों की तैयारी में सहायता मिले। ठीक, दूसरी डिफिनेशन पर चर्चा कर लेते हैं। ओटावे महोदय के अनुसार, ओटावे महोदय कहते हैं विद्यालय समाज की, ओटावे के अनुसार विद्यालय को समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, विद्यालय को समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक सामाजिक आविष्कार समझा जाना चाहिए, एक सामाजिक आविष्कार समझा जाना चाहिए। विद्यालय समाज के बालकों को विशेष प्रकार की, विद्यालय समाज के बालकों को विशेष प्रकार की शिक्षा देने के लिए समाज के सदस्य द्वारा प्रदान किया हुआ है, समाज के सदस्य द्वारा प्रदान किया हुआ है। ये ओटावे महोदय का कहना है। इसके साथ साथ एक और परिभाषा पर चर्चा कर लेते हैं। टी.पी. नंद महोदय के अनुसार, टी.पी. नंद महोदय के अनुसार, टी.पी. नंद महोदय कहते हैं कि विद्यालय को मूल रूप से अधिगम का ऐसा स्थान, विद्यालय को मूल रूप से अधिगम का ऐसा स्थान नहीं समझना चाहिए, अधिगम का ऐसा स्थान नहीं समझना चाहिए जहां कुछ निश्चित ज्ञान अर्जित किया जाता है, जहां कुछ निश्चित ज्ञान अर्जित किया जाता है, अपितु ऐसा स्थान समझना चाहिए जहां युवाओं को क्रियाओं के कुछ निश्चित रूपों में संस्कारित किया जाता है, क्रियाओं के कुछ निश्चित रूपों में संस्कारित किया जाता है, यथा वही क्रियाएं जो बेहतर संसार के लिए महानतम एवं स्थायी महात्म की हो, स्थायी महात्म की है। ठीक, ये नंद महोदय का कहना था। अब एक परिभाषा पर और चर्चा कर लेते हैं। जॉन डी.बी. महोदय, जॉन डी.बी. महोदय कहते हैं कि विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट पर्यावरण है, जॉन डी.बी. के अनुसार विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट पर्यावरण है जहां जीवन के कुछ निश्चित गुणों, जीवन के कुछ निश्चित गुणों, कुछ निश्चित प्रकार की क्रियाओं, कुछ निश्चित प्रकार की क्रियाओं एवं व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से प्रदान की जाती है, व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से प्रदान की जाती है जिससे कि बालक का विकास वांछित दिशा की ओर हो, बालक का विकास वांछित दिशा की ओर हो। ठीक, ये कुछ परिभाषाएं थी। ठीक, जैसे हमने पहले भी बताया है, जॉन डी.बी. कहते हैं कि स्कूल इज ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, स्कूल जो विद्यालय है वो समाज का एक लघु रूप है। ठीक, विद्यालय एक शिक्षा का एक औपचारिक अभिकरण है। ठीक, फिर विद्यालय की विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। विद्यालय की विशेषताएं क्या हैं? तो प्रोफेसर वालर की बात कर लेते हैं। प्रोफेसर वालर कहते हैं ने कुछ
विशेषताओं की तरफ इशारा किया, उसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, पहली विशेषता है नंबर 1, विद्यालय का एक निश्चित जन समुदाय होता है। विद्यालय का एक निश्चित जन समुदाय होता है, अर्थात विद्यार्थी और शिक्षक, विद्यार्थी और अध्यापक, ये पहली विशेषता है। नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नंबर 2, विद्यालय का अपना एक प्रशासन होता है। विद्यालय का अपना एक प्रशासन होता है, जिसमें प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, उसके सहयोगी शिक्षक, कर्मचारी काम करते हैं। ठीक। नंबर 3, विद्यालय में एक विशेष प्रकार की अंतःक्रिया होती है। विद्यालय में एक विशेष प्रकार की अंतःक्रिया होती है, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक, प्रधानाचार्य तथा प्रशासक एवं कर्मचारी भाग लेते हैं। तो नंबर 4 क्या है, चौथी विशेषता क्या है कि विद्यालय में एक विशेष प्रकार की अंतःक्रिया होती है, जिसमें विद्यार्थी से, विद्यार्थी शिक्षक से, शिक्षक से और शिक्षक एवं प्रधानाचार्य तथा प्रशासक एवं कर्मचारी उसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। फिर नंबर 4 की बात कर लेते हैं, चौथी विशेषता जो बताई। नंबर 4, विद्यालय समाज के तंतु समवाय का एक अंग होता है। विद्यालय समाज के तंतु समवाय का एक अंग होता है, अर्थात समाज द्वारा एवं समाज के लिए बनता है। विद्यालय जो है समाज द्वारा एवं समाज के लिए बनता है, वह समाज का प्रतिनिधि होता है। विद्यालय समाज का प्रतिनिधि होता है। फिर नंबर 5, विशेषता पर चर्चा करते हैं कि विद्यालय में हम की भावना पाई जाती है, ना कि एकाकी की। सभी मिलजुल कर काम करते हैं विद्यालय में, हम सारे स्टूडेंट, हम सारे शिक्षक, इस तरह की भावना पाई जाती है। और फिर नंबर 6, छठी विशेषता की बात कर लेते हैं कि विद्यालय की एक अपनी निजी संस्कृति होती है। विद्यालय की एक अपनी निजी संस्कृति होती है, जीवन का एक ऐसा तरीका होता है, जीवन दर्शन होता है, अनुशासन होता है, जिसका पालन सभी करते हैं। और 7वीं विशेषता है विद्यालय एक निश्चित और औपचारिक लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है। तो ये कुछ विशेषताओं पर हम चर्चा किए हैं। इसके बाद बात की जाती है विद्यालय की का महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। महत्व, उपयोगिता और आवश्यकता पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंस है, नीड है और यूटिलिटी ऑफ इम्पोर्टेंट नीड्स एंड यूटिलिटी ऑफ स्कूल, विद्यालय का महत्व, आवश्यकता और उपयोगिता की चर्चा हम करते हैं। तो डॉक्टर एस बालकृष्ण जोशी कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति, एस बालकृष्ण जोशी के अनुसार किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि विद्यालयों में होता है। बालकृष्ण जोशी के अनुसार किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण न्यायालयों, विधानसभाओं और फैक्ट्रियों में नहीं होता, अपितु विद्यालयों में होता है। ठीक। तो अब इसकी उपयोगिता, महत्व, आवश्यकता और उपयोगिता पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे नंबर 1, शिक्षा का सर्वोत्तम एवं अनिवार्य स्थान। विद्यालय शिक्षा के लिए सबसे सर्वोत्तम स्थान है और सबसे अनिवार्य स्थान है, जहाँ एक स्थान ऐसा है जहाँ पर बच्चे बैठकर अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। दूसरा है सभ्यता एवं संस्कृति का विकास। विद्यालय के द्वारा प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक विद्यालय के द्वारा ही मानव सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। समय के साथ साथ विद्यालय के स्वरूप में परिवर्तन आता जाता है, लेकिन विद्यालय के द्वारा ही हमको अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार और ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक। फिर है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। विद्यालय वह स्थान है, शिक्षा के जो और अन्य साधन हैं जैसे परिवार है, धर्म है, समाज है
आदि का ना कोई निश्चित उद्देश्य होता है और ना पहले से कोई निश्चित पूर्व नियोजित कार्यक्रम होता है। उद्देश्य विहीन और अनियोजित कार्यक्रम वाले बालकों का या शिक्षा का सर्वांगीण विकास नहीं होता है। ठीक, अतः विद्यालय वह स्थान है जहाँ सारे उद्देश्य निश्चित होते हैं और सारी प्रक्रिया पहले से निश्चित होती हैं, तो विद्यार्थी का जिससे सर्वांगीण उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी प्रकार का विकास संभव होता है। फिर शैक्षिक वातावरण की व्यवस्था, विद्यालय ही शिक्षा के लिए एक विशेष प्रकार की वातावरण की जरूरत होती है। शिक्षा के लिए एक विशेष प्रकार के वातावरण की जरूरत होती है जो कहीं न कहीं विद्यालय द्वारा ही संभव है। विद्यालय में पठन पाठन शिक्षण से संबंधित एक इन्वायरमेंट होता है जिससे शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। ठीक, फिर आदर्श नागरिकों का निर्माण, किसी भी राष्ट्र की सफलता उस राष्ट्र के नागरिकों के व्यवहार पर डिपेंड होती है, आधारित होती है। इसलिए शिक्षित एवं जागरूक नागरिक लोकतंत्र शासन प्रणाली की पहली मांग है। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा के माध्यम से छात्रों में साक्षरता के साथ साथ धैर्य, उत्तरदायित्व, कर्तव्यपरायणता, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और शासन प्रणाली के लिए, उसके विकास के लिए शिक्षित वर्ग का होना आवश्यक है। ठीक, अतः विद्यालय शिक्षित एवं राज्य के लिए शिक्षित और योग्य नागरिकों का निर्माण करने का काम करता है। ठीक, घर और समाज को जोड़ने की कड़ी, घर और समाज को जोड़ने की कड़ी, विद्यालय घर तथा समाज को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, एक बीच की कड़ी है। ठीक, घर में रहकर बच्चा प्रेम, अनुशासन, सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा आदि गुणों को सीखता है, किंतु परिवार के सदस्यों तक ही सीमित रहता है ये गुण। शिक्षा जब विद्यालय वो आता है तो इसके गुणों का विकास होता है, समाज के विभिन्न वर्गों, विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों के बच्चों से मिलता है, विभिन्न स्तरों के बच्चों से मिलता है और इसका उसमें आपस में एक दूसरे के समाज जुड़कर सामाजिकता का विकास होता है। ठीक, राष्ट्र ने कहा है, राष्ट्र महोदय ने विद्यालय को घर का विस्तार कहा है, पाठशाला को घर का विस्तार कहा है राष्ट्र महोदय ने। ठीक, कहा है कि पाठशाला जो है वो घर का विस्तारित रूप है, घर का विस्तार है। डीवी महोदय कहते हैं, डीवी महोदय इस बात को लेकर कहते हैं कि विद्यालय को वास्तव में घर का विस्तृत रूप होना चाहिए, विद्यालय को वास्तव में घर का विस्तृत रूप होना चाहिए। ठीक, रेमांड महोदय कहते हैं कि विद्यालय बाह्य जीवन के बीच की अर्ध पारिवारिक कड़ी है। विद्यालय, रेमांड के अनुसार, विद्यालय बाह्य जीवन के बीच की अर्ध पारिवारिक कड़ी है जो बालक की उस समय प्रतीक्षा करता है जब वह अपने माता पिता की छत्र छाया को छोड़ता है। ठीक, फिर बात कर लेते हैं टीपी नन महोदय कहते हैं कि एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के वह अंग हैं जिनका विशेष कार्य है। एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के वह अंग हैं जिनका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और भविष्य की गारंटी करना। रेमांड महोदय कहते हैं, टीपी नन महोदय कहते हैं कि एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के वह अंग है, एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के वह अंग है जिनका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी करना। ठीक, फिर आता है शिक्षक के व्यक्तित्व का गहन प्रभाव। ठीक, विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं वो अपने विषय के विशेषज्ञ और ज्ञानी तो होते ही हैं, इसके साथ साथ तुलना सामान्य परिवार के माता पिता के और अभिभावकों से नहीं की जा सकती है।
ठीक, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनकी शैली, उनका स्वभाव और विद्यार्थियों पर उनका जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों पर किसी का प्रभाव पड़ता है तो वो शिक्षक का होता है, जो विद्यालय में ही संभव है। फिर अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आवश्यकता एवं महत्व उपयोगिता के बाद बात करते हैं विद्यालय के कार्य। विद्यालय के कार्य, क्या कार्य है विद्यालय के? विद्यालय के कार्य, दो रूपों में कार्य को विभाजित किया जा सकता है। पहला वैयक्तिक विद्यालय का वैयक्तिक कार्य और दूसरा विद्यालय का सामाजिक कार्य। वैयक्तिक और सामाजिक कार्य, वैयक्तिक विकास से संबंधित विद्यालय का जो कार्य है और दूसरा सामाजिक विकास से संबंधित जो विद्यालय का कार्य है। सबसे पहले वैयक्तिक विकास से संबंधित विद्यालय के कार्य पर चर्चा कर लेते हैं। तो वैयक्तिक विकास से संबंधित विद्यालय के जो कार्य है उसमें पहला कार्य है मानसिक एवं बौद्धिक विकास, बालक का मानसिक एवं बौद्धिक विकास। ठीक, ये पहला वैयक्तिक विकास संबंधी कार्य है। दूसरा है शारीरिक एवं शारीरिक विकास संबंधी कार्य। पहला मानसिक एवं बौद्धिक विकास संबंधी कार्य और दूसरा शारीरिक विकास संबंधी कार्य एवं प्रशिक्षण। फिर तीसरा कार्य है जो वैयक्तिक विकास संबंधी तीसरा कार्य है चारित्रिक विकास और चौथा कार्य है इसका व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। ये चार कार्य ऐसे हैं जो विद्यालय के जो वैयक्तिक विकास से संबंधित कार्य हैं। तो पहले कार्य के बाद हम संक्षिप्त रूप से चर्चा कर लेते हैं कि विद्यालय के कार्यों में सबसे प्रमुख कार्य क्या है? बालक की बुद्धि का विकास करना, बालक को की मानसिक शक्तियों का विकास करना, उसको बौद्धिक और मानसिक रूप से मजबूत करना, उसके अंदर समस्या समाधान करने और तर्क करने की क्षमताओं का निर्माण करना। ठीक, और दूसरा प्रमुख कार्य है जो वैयक्तिक कार्यों के वैयक्तिक विकास से संबंधित कार्य के अंतर्गत आता है शारीरिक विकास संबंधी शिक्षण। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। शारीरिक विकास की दृष्टि से शिक्षा की प्रथम जिम्मेदारी जो पहली जिम्मेदारी शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से होता है वो परिवार की होती है, और परिवार के बाद जो दूसरी जिम्मेदारी होती है शारीरिक विकास की वो विद्यालय की होती है। विद्यालय द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, खेल कूद के द्वारा, स्काउट गाइड द्वारा, एनसीसी का प्रशिक्षण आदि के द्वारा बालक का शारीरिक विकास किया जाता है। फिर तीसरा है चारित्रिक विकास। विद्यालय का कार्य विद्यार्थियों में समाज द्वारा जो स्वीकृत नियम है, सिद्धांत है, आदर्श है, उनसे उनको परिचित कराना और उसके पालन की तरफ उनको आगे बढ़ाना। उनके अंदर कर्तव्य प्रेम, आपसी भाईचारा, विनम्रता, सहनशीलता, उत्तरदायित्व और सहयोग की भावना का विकास करना और उनका चारित्रिक विकास करना। इन सब कार्यों का पालन करते हुए वो चारित्रिक विकास करना बच्चों का, ये भी विद्यालय का वैयक्तिक विकास संबंधी कार्य है। ठीक, चौथा कार्य व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक, कई प्राचीन समय से लेकर ज्यादातर शिक्षा जो हुई है वो सैद्धांतिक हुई है, और आज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में, बच्चों में सैद्धांतिक ज्ञान की तो वृद्धि हो जाती है, लेकिन जीविकोपार्जन के साधन वो नहीं जुटा पाते हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो शिक्षा का एक ये भी कर्तव्य है कि वो विभिन्न प्रकार के, विद्यालय का काम है कि विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाए विद्यालय में, जिससे आगे चलकर बच्चे आत्मनिर्भर बन सके, अपना जीविकोपार्जन कर सके। ये वैयक्तिक विकास संबंधी कार्यों के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं सामाजिक विकास संबंधी कार्य। सामाजिक विकास संबंधी कार्य के बारे में टीपी नंद महोदय बताते हैं। टीपी नंद महोदय कहते हैं कि पहला कार्य है
राष्ट्र की उपलब्धियों को सुरक्षित रखना, राष्ट्र की उपलब्धियों को सुरक्षित रखना। ठीक। दूसरा सभ्यता का विकास करना, दूसरा कार्य है सभ्यता का विकास करना। तीसरा कार्य है आदर्श नागरिकता का विकास करना। हम ऐसे नागरिकों का निर्माण करें जो राष्ट्र हित के आगे अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग कर दें। व्यक्तिगत और सामाजिक हित बाद में, राष्ट्र हित पहले है। ऐसे नागरिकों का निर्माण करें जो राष्ट्र के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों का पालन करें। फिर चौथा है परिवार तथा समाज को जोड़ने का प्रयास। जो विद्यालय है उनको इस रूप में होना चाहिए कि वो परिवार और समाज दोनों में परस्पर जुड़ाव करने का काम करें, दोनों के बीच में परस्पर एक जोड़ की कड़ी के रूप में काम करें। ठीक। शिक्षा शास्त्री थॉमसन महोदय ने विद्यालय के जो कार्य बताए वो उन्होंने भी 4 कार्य बताए। पहला कार्य विद्यालय का बताया मानसिक प्रशिक्षण, दूसरा कार्य बताया बौद्धिक विकास, पहला कार्य इन्होंने थॉमसन महोदय ने बताया मानसिक प्रशिक्षण या बौद्धिक विकास, दूसरा कार्य चरित्र निर्माण, तीसरा कार्य सामुदायिक जीवन की तैयारी, चौथा कार्य जो था वो स्वास्थ्य एवं सफाई का प्रशिक्षण। ठीक, स्वास्थ्य एवं सफाई का प्रशिक्षण। और 5वां कार्य, इन्होंने 5 कार्य बताए थे, थॉमसन महोदय ने 5 कार्य बताए थे विद्यालय के। तो पहला कार्य क्या था? मानसिक प्रशिक्षण एवं बौद्धिक विकास, दूसरा चरित्र निर्माण, तीसरा सामुदायिक जीवन की तैयारी और चौथा स्वास्थ्य एवं सफाई का प्रशिक्षण और 5वां जो था वो राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र गौरव का विकास करना। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र गौरव का विकास करना, ये विद्यालय के कार्य सुनिश्चित किए गए। ठीक। एडम्स महोदय एक बात कहते हैं, एडम्स एक डिफिनेशन देते हैं, कहते हैं विद्यालय ना तो ज्ञान की दुकान है, विद्यालय ना तो ज्ञान की दुकान है और ना अध्यापक उसके विक्रेता हैं। विद्यालय को दुकान ना बनाओ, ये ज्ञान की दुकान नहीं है, और टीचर को उसको विक्रेता बनाओ। ठीक। विद्यालय का एक विस्तृत रूप होता है, सहयोग और आवश्यकता होती है। ठीक। उसकी सहायता से आदर्श नागरिकों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये विद्यालय और शिक्षा किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इस पर हमारी एक संक्षिप्त सी चर्चा थी। आगे हम फिर किसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।